एक्चुअली मैं परिचय दे रहा था, भैया ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं और गौशाला है इनके पास और ट्रस्ट की जमीनें हैं। पूरे भारत में बहुत सी जगह विडंबना है। जैसे हम किसानों के पास दिक्कत है ना, ऐसे ही समितियों और ट्रस्टों के पास विडंबना है कि कुछ के पास चने हैं, कुछ के पास दांत है। हर एक के पास हर एक चीज नहीं है कि चबा के खा ले। तो भैया के पास ट्रस्ट में कुछ 700 बीघा जमीन है। गौशालाएं कितनी, गोवंश कितने अपने पास? टोटल 1100, अभी 1100 गोवंश है। और पूरे भारत में मैंने जहां तक रीड किया है, समझा है, जितनी गौशालाएं हैं, मुझे लगता है कि 1% गौशाला ऐसी है जो सेल्फ सस्टेनेबल है, बाकी दिक्कत में है, कहीं से दान पर आश्रित है। मतलब एक जोश में हम काम कर लेते हैं कि चलो गायों को संरक्षित करना है, प्राणी संरक्षण करना है, लेकिन वो सस्टेनेबल आगे बढ़ेगा कैसे जब वहां पर ऑक्सीजन होगा, पैसा होगा वहां पर। तो अभी 1000 के ऊपर नीचे गायें हैं, 700 एकड़ जमीन है, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है, एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। तो भैया इसी के लिए आए थे कि हम बी किसान एफपीओ के साथ जुड़ करके एक सस्टेनेबल मॉडल बनाए। तो अभी जो मेरी बात चल रही थी वो बॉम्बे अग्रवाल जी से चल रही थी। तो लगभग हरी झंडी है कि पहला एक आध पॉकेट जो है आपका, भले ही आपके पास 700 बीघा है, तो हम एक छोटे से 70 बीघा से एक मॉडल हम क्रिएट करके दें, 70 एकड़ से। बाकी आप जैसा चल रहे हो वैसा करते रहो। वहां पर हमारा इंटरेस्ट नहीं है कि हम वहां से आकर 2 पैसे कमाएं। हमारा इंटरेस्ट इतना है कि एक वो 70 एकड़ के पॉकेट को हम सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं, और बाकी आप खुद कर लो। और आपको क्या हमसे मदद चाहिए, हम आपकी मदद करते हैं। उसके लिए भाई वहां आकर हमें गोवंश से नहीं कमाना नहीं है, लेकिन उस प्रांगण को सेल्फ चलित कैसे बनाएं कि वहीं की इनकम से वहीं प्रोग्राम चले और दानियों पर आश्रित रहना हम बंद कर दें। क्योंकि किसी साल दान अच्छा आता है, किसी साल नहीं आता है। अभी कोरोना 2-3 साल से चल रहा है, तो हर संस्था जो दान पर आश्रित थी लगभग एरर है, वो दिक्कत में, बहुत खराब हालत है। आदमी खुद का परिवार नहीं चला पा रहा है, किसी को दान करने कब जाएगा? और वो उसकी सोच भी सही है, गलत नहीं है उसकी सोच। तो आपका काम 99% हो गया है। ठीक है। और आप लोग सारे महाराष्ट्र से हैं, चर्चा में आपको पता चला होगा। लगभग 450 किलोमीटर नहीं? हाँ, 450 किलोमीटर से आए। मेरे पास भी थोड़ा आज समय कम है, मुझे अभी 450 किलोमीटर जाना है। भोपाल निकलना था। आप लोगों की मेन क्वेश्चन आंसर क्या थे जिसमें मैं आपके साथ पार्टिसिपेट करूं? बाकी तो सिंह साहब और शिवराम रहेंगे आपके साथ में। ओके जी। हम लोगों को सिर्फ ये, हम लोग अब पपैया का लगाने वाले हैं बात। पपाया लगाना। हाँ जी। और तुम्हारा बनाना भी। हाँ। जी। तो इसके बारे में लगाने से पहले तो कहाँ से कैसा शुरू करना है हम लोगों को, हाँ, ये जानकारी मैंने हमारे लिए। वाटर मैनेजमेंट कैसा है आपके क्षेत्र में, पानी प्रबंधन कैसा है? ठीक है, मतलब 12 मंथ तो चलेगा, ऐसा है। 12 महीने। 12 महीने। एक्चुअली जहाँ पानी सफिशिएंट है वहाँ हम केला प्लान करें। ओके। जहाँ पानी में थोड़ा एरर है वहाँ पपाया प्लान करें। ओके। पपाया में थोड़ा कम पानी चलता है, केले में कम पानी नहीं चलेगा। 50,000 लीटर पर डे अगर है हमारे पास, तो 1 एकड़ केला हम प्लान कर सकते हैं। 365 दिन मिनिमम 50,000 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए हमें चाहिए केले में, अगर हम केला प्लान कर रहे हैं रोज का। अब हम अगर 10 एकड़ प्लान कर रहे हैं तो 5 लाख लीटर पानी हमें चाहिए डेली का। तो मोटा मोटा क्या निकल के आएगा, एक आपकी 5 हॉर्स पावर का मोटर पंप जो 60-70 फीट कुएं से खींच कर दे रहा है, 5 हॉर्स पावर 5 एकड़ के लिए 8 घंटे की लाइन के लिए चाहिए। ये मोटा मोटा एक सीन बनाया मैंने। आप उसका कैलकुलेशन करोगे तो 5 हॉर्स पावर इतना पानी देगा, 5 लाख लीटर, 35,000 लीटर पानी 1 घंटे का, 8 घंटे का लगभग उसके इर्द गिर्द आएगा। तो केला उसमें प्लान करना चाहिए जिसके पास इतने पानी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और उसमें जमीन का कैसा केला में, मतलब कैसी जमीन होना उसके लिए? हाँ, ईल्ड आने को नहीं अच्छी। जी। ड्रिप इरिगेशन चाहिए। हाँ। बिना ड्रिप के केला मत लगाओ। ओके। गठान लगाओगे तो भी चलेगा, और रेवा का प्लांट लिया तो बहुत सुंदर चलेगा। ओके। ठीक है। गठान लगाएंगे तो भी लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक की गाइडलाइन और माल बेचने की जिम्मेदारी हम लेंगे। कब?
जब 100% आप फॉलो करोगे, 99 नहीं, 100%। आपकी गाइडेंस। हाँ, रेवा का पौधा लगाया, 100% फॉलो किया, तो भी बेचने की जिम्मेदारी हम लेंगे, आपका माल बिकवा देंगे, घर पे 1 किलो भी रहेगा नहीं। लेकिन 99 पर बात नहीं करेंगे, 99 पर फिर हम आपको बोलेंगे ये मंडी है, वहां जाके बेच दो। ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों को हम इंडिया का बनाना का बिजनेस हब बनाने जा रहे हैं, सबसे बड़ा, जिसमें महाराष्ट्र है लेकिन ग्राउंड पर क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है। कोविड के बाद से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एक जगह है। न्यूट्रिशन वैल्यू एक नया शब्द जुड़ गया है कोरोना के बाद। हाँ, न्यूट्रिशन। महाराष्ट्र सबसे बड़ा केले का हब है, बिक्री में नहीं, बिक्री में। प्रोडक्शन में। क्वालिटी बहुत है, क्वांटिटी बहुत है, क्वालिटी में कम है, और न्यूट्रिशन में 0 है। इसलिए पिछले 2 महीने से 200 रुपए क्विंटल है रेट, 200 रुपए क्विंटल, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। बहुत दिक्कत है। नर्मदा बेल्ट में हम जहां बैठे हैं, यहां पर मैं पहला चरण डिजाइन कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान के लिए। रेसिड्यू फ्री केला, कम से कम 5 रुपए का बॉटम रेट एग्रीमेंट साइन हमसे कर लो, अगर हमसे पौधा ले रहे हो, गाइडलाइन ले रहे हो। इससे नीचे नहीं बिकेगा। 5 रुपए किलो। 5 रुपए किलो मिनिमम। खर्चा आएगा 2 रुपए का, उससे ज्यादा नहीं आएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम। बहुत गंदी जमीन है, हमको सुधारने में समय लग रहा है। एक्चुअली जमीन खराब नहीं होती है, हमने खराब कर दिया होता है, तो वापस रिपेयर करने में उठाव नहीं आ रहा है, पीएच ज्यादा है, कुछ गड़बड़ है, तो 2.5 रुपए केजी का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा आएगा। खराब से खराब जमीन। खराब से खराब जमीन। और 5 रुपए का हम बॉटम रेट लेके चल रहे हैं कि डोमेस्टिक में बिका। क्यों? कोविड आ रहा है, एक्सपोर्ट की बातें करना बंद कर दो। एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाएंगे, बिकेगा उसकी गारंटी नहीं। पिछले 2 महीने से एक्सपोर्ट बंद है, इसीलिए रेट बॉटम हो गया। बराबर। बातचीत करना, उसके लिए प्लान करना बहुत अच्छा है, लेकिन कोरोना किसी को समझ पड़ने नहीं दे रहा है कि आगे क्या होगा। ये नया वेरिएंट आया है और बहुत सारे बाहर के आदान प्रदान गड़बड़ होते हैं, तो हमने कुछ पोर्टफोलियो बनाया। मैक्सिमम 2.5 रुपए किलो का खर्चा बहुत हो गया। आपने लीज पर जमीन ली तो भी, आपकी जमीन नहीं, आपने रेंट पे ली तो भी 2.5 रुपए किलो, और बिक्री फिक्स मिनिमम 5 रुपए किलो। कब? जब 100% आपने बी किसान की गाइडलाइन फॉलो करी, तब। ये बॉटम। इसके ऊपर जो मार्केट रेट रहेगा वो अपना, इससे कम नहीं होगा। बराबर। मतलब आप एग्रीकल्चर में अगर 1 लाख रुपए डाल रहे हो तो 2 लाख आपके निकलना चाहिए, मिनिमम कंडीशन। ये हमने टैगलाइन बनी है। ठीक है। केले में अभी पपाया की खरीदी बिक्री हमने हाथ में नहीं ली है। पपाया में आपको हम गाइडलाइन देंगे, क्या बेस्ट उसमें हम रेसिपी लाएं, वो सारी रेसिपी है अपने पास की, उसको रेसिड्यू फ्री कैसे बनाएं। नहीं, हमारे पास कैसा है, जैसा आपका नर्मदा है ना, हमारा जो जहाँ से हमारा रिवर जाता है वो साइड में हमारा जमीन अच्छा है जी, लेकिन उसके ऊपर का थोड़ा सा 2 किलोमीटर भाग छोड़ा कि आपके जैसा जमीन है, उसमें थोड़ा सा मुरुम वगैरह है, जैसा हल्की जमीन है। हाँ, भैया ने पूछा था कि जमीन कैसे चाहिए, तो केले तो में हमने सैंपल भी लाया है आपको, वो तो रख के जाना आप। तो केले और पपाया दोनों में ड्रिप इरिगेशन है, तो 99% कैसी भी जमीन चलेगी। ओके। एक जमीन वो जिसमें पानी गया और वो कीचड़ कीचड़ हो गया, पानी अंदर नहीं जा रहा है, जिसको खार वाली जमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके इधर, चिबाड़ी, उसमें दिक्कत है। बाकी कोई सी भी जमीन हो, उसका R&D करेंगे, उस जमीन के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। लाल तड़पा है तो उसके हिसाब से होगा, काली है तो उसके हिसाब से, पीली मिट्टी रेतीली है तो उसके हिसाब से, मध्यम है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट आएगा। वो कोई दिक्कत नहीं है। ड्रिप इरिगेशन होना जरूरी है ताकि हम मैनेजमेंट अच्छा से कर सके, और ड्रिप होना चाहिए ओनली 5 फीट पे, 5 फीट, ओनली 5 फीट। अब केला लगाना है तो 5x7 कम से कम डिस्टेंस। हाँ, और पपीता लगाना है तो 5x9 कम से कम। 5x9 लाइन से लाइन 5 ही रहेगी, हाँ। पौधे से पौधा 9 रहेगा, ऐसे आमने सामने नहीं, ऐसे जिगजैग रहेगा। एक पौधे से दूसरा पौधा 9 फीट है तो यहाँ पर सामने नहीं है, तिरछा है, 4.5 का वो रस्सी चलेगा आपका आगे पीछे, जिगजैग आएगा। जिगजैग आएगा। हम लोग 8 का लगाते हैं,
लेकिन हमारा 8x5 लेते हो। 8x6 का 8x6 8x6 हाँ हाँ तो सबसे गलत ग्राफ है। ओके हमें लगता है अच्छा है, हाँ हाँ पपीता के लिए गलत है, हम किसानों के लिए अच्छा है। चौड़ा ग्राफ मिलेगा, काम वो करने अंदर उसका क्या जाएंगे। रीजन क्या है, मतलब आप जो क्रॉस कर रहे हैं तो क्यों? zigzag में लगा केला और पपीता और गन्ना ये ऐसी फसलें हैं कि इनको ये 365 दिन की फसलें हैं। ओके तो इनको भोजन बनाने के लिए, उत्पादन देने के लिए 365 दिन धूप अच्छी चाहिए इनके पत्तों पर। ओके हर पत्ते की एक एक स्क्वायर सेंटीमीटर पर धूप प्रखर चाहिए, 10,000 कैंडल रोशनी चाहिए। तो सराउंड ग्राफ होगा तब आएगा। आपने एक तरफ किया, उदाहरण में दे रहा हूं 8 फीट, दूसरी तरफ किया 5 फीट 6 फीट, तो ये पत्ता इस पत्ते को ओवरलैप कर रहा है। बराबर कर रहा है। आपके पत्ते फोटोसिंथेसिस कितना कर रहे हैं? जिधर 8 है हाँ हाँ 50% ही है, समझो 50% 20% 20%, बराबर 30% पैक हो गया, 30% पैक हो गया। तो हम उस पौधे से प्रोडक्टिविटी कितनी ले रहे हैं, न्यूट्रिशन में गेन कितना करवा रहे हैं? मात्र 40%। होना चाहिए था 100%। 100%। हमें ऐसा ग्राफ लेना चाहिए जिसमें हर स्क्वायर सेंटीमीटर पर, हर पत्ते पर 10,000 कैंडल रोशनी जाए। पौधा रात भर भोजन अपटेक करता है, पत्तों तक भेजता है, और दिन भर उसकी पाचन क्रिया चलती है। तो जितनी धूप हर स्क्वायर सेंटीमीटर पे जाएगी उतना पौधा अपना भोजन को पचाएगा और उसको डाइवर्ट कहां करेगा? फल में, फल में, अपने तने में, टहनी में और मैक्सिमम फल में। अब हमने पत्तों को ओवरलैप कर दिया, तो ये पचा रहा है, ये नहीं पचा रहा है। बराबर अब इसका पत्ता फिर इसके नीचे आ गया। एक ही पत्ता थोड़ी पपीता में, एक ऐसा है, एक ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। तो नीचे के पत्ते येलोविश होकर के झुकना चालू, रोग प्रतिकारक क्षमता कम, फल में न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं। हमें मार्केट में पपीता बेचना नहीं, हमें मार्केट में न्यूट्रिशन बेचना है। तो कैसे बेचोगे? जब उस फल में हम दे पाएंगे। पहली शुरुआत होती है कि पपीता को जो सराउंड ग्राफ चाहिए वो देना है। तब 5x9 पे लगाओगे तो हुआ कितना? 45 स्क्वायर फीट। और 8x6 पे लगाया तो 48 स्क्वायर फीट। पौधे भी कम लगा रहे हो, न्यूट्रिशन वैल्यू भी नहीं है, और वायरस भी जल्दी बुला रहे हो। हमने केवल उस दिशा में देखना चालू करना है तो उत्तर मिलना चालू होंगे। 5x9 सराउंड ग्राफ। अभी यहां से यहां 5 फीट है, लेकिन पौधा इधर है, तो ये कितना हुआ? 10 फीट, और यहां हुआ 9 फीट। जब ऐसा पौधा लगाओगे, नांदेड़ का एक मैंने वीडियो डाला है 5x9 पपाया, किसान पाठशाला नांदेड़ लिखोगे तो 5x9 का एक ग्राफ वाला प्लांट का वीडियो मिलेगा आपको। थर्ड की मोटाई उसकी 40 इंच की है, जैसे केले की आती है, कहीं 35 इंच, कहीं 40 इंच। कहीं पपीता का देखा है ऐसा 40 इंच का? नहीं देखा। तो ये जब थर्ड इतना मोटा होगा तो ये 1.5 से 2 साल चलेगा। पपीता हम 10 महीना नहीं चला पा रहे हैं आज 2021 में। जब थर्ड ऐसा होगा तो वो न्यूट्रिशन गेन करेगा ना, उसका जाइलम और फोयम जो ऊपर भोजन भेजने वाला है, नीचे फोटोसिंथेसिस का न्यूट्रिशन भेजने वाला है, तो थर्ड जितना हेल्दी होगा और गिरपड़ भी नहीं होगी। और उस पौधे को देखोगे तो जैसे बरगद के जैसा चारों तरफ फैला हुआ कड़ा है। तो डायरेक्ट धूप लगना, पत्ते पौधों पर, फल पर चट्टा लगना, ये सारी चीजें खत्म। कुछ पेस्टिसाइड्स के स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं। वो एक छोटे छोटे से कारण है। हम 2006 से किसान पाठशाला चला रहे हैं ना, तो हमने कई सारे R&D किए हैं। R&D कर करके अब फाइनल नतीजे पे आए हैं कि भैया अब हम कह सकते हैं कि यही चाहिए, इसके अलावा दिमाग मत लड़ाओ। फिर आप 2-3 साल दिमाग लड़ाओगे, वहां पहुंचोगे, तो हम 15 साल से पहुंच चुके हैं, आप यहीं से आगे बढ़ सकते हो। ऐसे ही केले में भी। अरे वायरस के लिए यही मेन कॉज रहेगा क्या? जैसे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो वायरस आ रहा। सभी चीजें एक खेत में अपन बार बार लगा सकते हैं क्या? अनलिमिटेड टाइम कोई सी भी फसल एक ही खेत में लगा सकते हो, पर जो वो फसल अपटेक कर रही है आपको पता होना चाहिए, वो हम फुलफिल कर दें। एक्चुअली फसल चक्र का मतलब क्या? कि हमने पपाया लगाया,
अब हमको केला लगाना है, अब हमको गन्ना लगाना है, अब हमको भिंडी लगाना है, अब हमको अदरक लगाना है। तो ये मल्टी क्रॉपिंग जो अल्टर पल्टर होती है, इससे पपाया ने कुछ निकाला तो केला कुछ छोड़ेगा, मिर्च कुछ छोड़ेगा, मिर्च ने कुछ निकाला वो सोयाबीन कुछ छोड़ेगा। तो जो उस फसल ने निकाल लिया, अगर हमें पता है और हम वो फिलअप कर रहे हैं, तो एक ही फसल अनलिमिटेड चलेगी, अनेक साल चलेगी। हमें जानकारी नहीं है कि पपीता ले क्या रहा है, हमें जानकारी नहीं है कि केला अपटेक क्या कर रहा है, तो फिर अगली फसल हमको बदलना पड़ेगी, वरना हमारी उस जमीन में वो फसल कमजोर आएगी। कमजोर आने का कारण ये कि पिछले बार का जो बैकलॉग था उसने खींच लिया, नया बैकलॉग हम दे नहीं पा रहे हैं। डिफिशिएंसी निकाल के बी किसान के पास बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर है, हिंदुस्तान का सबसे पहला, जिसमें अपने खेत की जानकारी डलती है। तो वो एक चार्ट दे देता है 365 दिन, जमीन कैसे है, पानी क्या है, टीडीएस क्या है, पीएच क्या है, जमीन का पीएच क्या है, उसका कार्बन परसेंट कितना है, पिछले साल कौन सी फसल थी, इस साल कौन सी फसल है, पिछली फसल ने कितना उत्पादन दिया, उसमें डिसीज रोग क्या आए, अभी जो प्लान कर रहे हो इसमें आपका क्या बजट है। ऐसे कुछ 20-22 प्रश्न हैं, हम उस सॉफ्टवेयर में डालते हैं। तो सॉफ्टवेयर उस फील्ड की कंडीशन के हिसाब से, उस जियो डायग्राम के हिसाब से एक 365 दिन का चार्ट देता है कि आप इस दिशा में जाओगे तो आपकी नेक्स्ट फसल सही चलेगी। पुराना हमारा अनुभव, उस सॉफ्टवेयर की मदद से एक जो चार्ट आया उसको मिलान करके बीच का रास्ता हम निकालते हैं कि किस तरीके से हमें बढ़ना चाहिए। ऐसा ही केले में भी जाते हैं, ऐसा ही पपीता में जाते हैं। और पपीते के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, मतलब 786 या ब्लैक ग्रीन बेरी? ग्रीन बेरी, आइस बेरी, मार्केट कैसा रहेगा, किसके हाँ। लिए न्यूट्रिशनल कौन सा रहेगा? लगाते समझाओ। पूरे हिंदुस्तान में ताइवान रेड लेडी 786 जो है वो एक ही पपीता का नाम है, नोनियो सीड्स बनाता है। तो ये जो 786 है, इसका मैंने तो अभी पिछले 40 साल से कोई विकल्प देखा नहीं है। पपीता मार्केट में दूसरे नहीं है ऐसा नहीं है, 50 ब्रांड और है। यही क्यों चलता है? ये इसलिए चलता है कि आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी बैठे हो, लेकिन पपीता बिकेगा कहाँ, खाएगा कौन? जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, दूसरा जहां मीट मटन ज्यादा खाया जाता है, तो उसको पचाने के लिए पपीता बहुत सुंदर है। मुस्लिम आबादी से इन द सेंस कि वो मटन वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो उनका पेट गड़बड़ ना करे, उसको पचाने के लिए पपीता। आप महाराष्ट्र में जहां पर हो, वहां पर जिन क्षेत्रों में नॉनवेज होगा वहां पपीता ज्यादा बिकेगा। तो ज्यादा क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली ज्यादा जाते हैं, दिल्ली कटिंग, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, ये जो बेल्ट है, यहाँ पर एक तो फसलें होती नहीं, वहां पर कुछ मीट खाने वाले ज्यादा हैं, शराब पीने वाले ज्यादा हैं, ठंडे क्षेत्र हैं, तो इसको ट्रेवलिंग करना पड़ेगा ज्यादा। अब जिस व्यापारी ने आपके यहाँ से पपीता लोड किया और वो जम्मू कश्मीर पहुंचते तक नीचे की छल्ली बैठ गई, तो अगली गाड़ी वो पपीता का खरीदता नहीं। तो केवल 786 एक ऐसा फल है जिसका छिलका ऐसा है जो लंबा ट्रेवल करता है, मोटा छिलका है, केवल इसलिए व्यापारी उसको खरीदना पसंद करता है। तो व्यापारी जिसको पसंद करता है हमें वही लगाना पड़ेगा। आपके पास अगर लोकल मार्केट है, अब सिक्के का दूसरा पहलू, आपके पास लोकल मार्केट है, आपको लंबी दूर बेचने की आवश्यकता नहीं है, तो अब ग्रीन बेरी, आइस बेरी, विनायक, रेड बेबी, ये बहुत सारे ब्रांड है, 15 नंबर भी अच्छा है, बहुत सारे ब्रांड है। अब उनमें से कोई सा भी लगा लो, किसी का छिलका 786 के बराबर ट्रेवल नहीं करता, तो फिर आपको कोई सा भी लगाना चाहिए। फिर आप ये भूल जाओ कि मैं लंबी दूर बेचूंगा, डोमेस्टिक में मैं बेचूंगा, जहां रहता हूं वहां से 40 किलोमीटर के अंदर अंदर मेरा माल बिक जाए, तो आप कोई सा भी लगा लो। वो डिजाइन आपके क्षेत्र के हिसाब से आपको समझ के करना है। अब ये हो गया पपीता और तुम्हारा इसका बनाना का, और आपके रेवा में और कौन से है? और पपीता अभी हमारे पास नहीं है, हमारे पास केला है, हाँ, बैम्बू है, हाँ बैम्बू, और गन्ना हम अभी लेकर आ रहे हैं 2022 में, शुगर के। ओके, शुगर हाँ। के। बोलो भाई, वो मल्चिंग पपीते के लिए सही रहेगा क्या? उसका कोई मल्चिंग हर फसल के लिए सही है। नहीं, आप जो बताते हैं वो कचरा मल्चिंग कहते हैं। हाँ,
तो दूसरी भी आती ना। मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ इसको, आपका प्रश्न मैं समझ गया हूँ। किसी भी फसल के लिए मल्चिंग शब्द बहुत सुंदर है और सही है, लेकिन कौन सी, वो मुद्दा है। हम प्लास्टिक मल्चिंग पर अगर जा रहे हैं तो तत्कालिक अच्छा है, 2-3 फसलों के लिए अच्छा है। जब तक हमारी जमीन में बैकलॉग है तब तक, जब तक हमारे जेब में पैसा है तब तक प्लास्टिक मल्चिंग ठीक है। आने वाली पीढ़ी के लिए गलत है, आने वाली फसल के लिए प्लास्टिक मल्चिंग गलत है। और अगली 4 साल की बाद की हम जो फसलें लगाएंगे उसमें बंजरपन, बांझपन आना चालू होगा प्लास्टिक मल्चिंग से। शुरुआत के लिए ठीक है, पुराना बैकलॉग है, प्लास्टिक मल्चिंग लगाई, फसल सबसे सुंदर दिखेगी, तो फिर मल्चिंग में जाए कैसे? तो बायोमास मल्चिंग सबसे अच्छा है। हवा अंदर बाहर होना चाहिए। मल्चिंग का अर्थ क्या है कि सूर्य की सीधी रोशनी मिट्टी पर न जाए, ताकि वहां पर बैक्टीरियल कॉलोनी चले, जीव जीवस्य जीवनम की कॉलोनी बने। धूप सीधी जाएगी तो कुछ बैक्टीरिया वहां रहेंगे नहीं, वो मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, वापसा कंडीशन रहेगी नहीं। दूसरा, एक तो बैक्टीरियल कॉलोनी रहे, दूसरा वापसा कंडीशन रहे ताकि व्हाइट रूट चालू रहे, रुके ना। किसी भी पौधे की सफेद जड़ अगर चालू रहती है तो वो हर पल भोजन, न्यूट्रिशन अपटेक करता रहता है। तीसरा, अंधेरे में जो जड़ रहती है उसको लगता है कि रात है, तो वो रात और दिन भोजन खाती रहती है। रूट का डिजाइन क्या है? रात में भोजन करना, दिन में पत्तों फोटोसिंथेसिस से उसको पाचन क्रिया करना। तो जब कचरा मल्चिंग करते हो तो वो जड़ें रात और दिन भोजन खाती रहती है, तो आपका प्लांट 1.5 गुना 2 गुना स्पीड से चलता रहता है। तो प्लास्टिक मल्चिंग 100% गलत है। बायोमास अच्छा धन, कचरा मल्चिंग अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी, ना ना ठिकरी, ठीक है, ठीक है, ठिकरी, ठिकरी, यस यस यस, ओके। भैया पपाया नाली पाली पे लगा सकते क्या आप? पपाया हो, केला हो, गन्ना हो, कोई सी भी फसल, अगर एक ही शब्द सुनना पसंद है तो 70-30 खेती। सारे शब्द फिर गौण है उसके पीछे। 70% पौधे के लिए जगह रिजर्व रखना है, 30% हम किसानों के लिए रिजर्व रखना है, ताकि हम खेत के अंदर बाहर जा सके। इस तरह का डिजाइन हर फसल में कीजिए, सब में 1.5 गुना उत्पादन आएगा। केवल आपने ये डिजाइन चेंज किया। आप किसी भी तरीके से खेती कर रहे हो, कोई सी भी फसल की कर रहे हो, लेकिन 70% जगह जो हमने पौधे की जड़ों को डेवलप करने के लिए बनाई है, उसको छेड़ना बंद कर दो, कचरा मल्चिंग डाल दो, उसको छोड़ दो, एक इकोसिस्टम वहां बनने दो, तो आपका 1.25 से 1.5 गुना उत्पादन उसी दिन से बढ़ जाएगा। वो किसी की गाइडलाइन नहीं लोगे, खुद मन से करोगे तो भी वो रूट के चलने के लिए जगह बनानी पड़ेगी। यस, नहीं हम बेड पर लगाते, 8x6 बेड ही बनाना है आप। मतलब आदमी के जैसा सिस्टम है, पूरा ज्यादा पूरा 100% खाना खाएंगे तो पचेगा नहीं, वैसा पेड़ का है। और दूसरी चीज ऐसा है कि पिछली बार हमने जो एक पपई का प्लांट लिया था ये खेत में, तो बाजू के खेत में भी हमने लिया फिर, तो ये निकल जाने के बाद में दूसरे इसमें वायरस आ गया पूरा। तो आने से पहले ही खत्म हो गया था वो पूरा पहले ही, मतलब चालू होने के पहले ही वायरस से हो गया। तो ऐसा कर सकते क्या फिर? आज ये डेट में समझो ये खेत में अमल लिया, उसके बाद में वही साल लगा रहे, तो दूसरे साल में दूसरे, तो वो कर सकते क्या? तो उसके लिए मेथड क्या रहेगा? ऐसा देखो, सभी चीजें कर सकते हो। हाँ, अगर ध्यान से हम आगे बढ़े और आप इतनी दूर से आए हो, तो कुछ पहले तो आपने रीड किया होगा बलरामपुर किसान पाठशाला को, समझा होगा जब भी 450 किलोमीटर ट्रेवल किया ना तो आप वीडियो देखिए, 999 नंबर वाला एक वीडियो है किसान पाठशाला पर, ओके जिसका शीर्षक है 70-30 खेती। ओके, उसको एक बार नहीं देखना है, 10-15 बार देखना है और नोट्स बनाना है। खेती अगर करना है, ऐसा कोई सा प्रोग्राम नहीं है हिंदुस्तान में जो खेती हो रही है, और शायद मैंने और मेरे ग्रुप ने उसको
अटेंड नहीं किया हो, एडॉप्ट नहीं किया हो। रासायनिक, हाईटेक, वाटर सॉल्युबल वाली, मल्चिंग वाली, जीरो बजट वाली, मिक्स क्रॉपिंग वाली, प्राकृतिक कृषि, मतलब जितने नाम होंगे, काफी सारे शिविर हमने करवाए हैं, काफी अटेंड किया है, हमारे घर के खेतों में किया है। तो उसका एक निचोड़ निकाला कि आज भारत की खेती में हम बिना एफर्ट लगाए क्या स्टार्ट कर दें, जैसा है जहां से वहां से क्या चालू कर दें। अगर मैं आज आपको बोलूं नहीं आपको केवल ऑर्गेनिक करना है, तो आप बोलोगे हम बड़वानी गए, कुछ काम में नहीं आया। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको केवल वाटर सॉल्युबल करना है, तो भी कहीं दिमाग में आएगा कि किसी का जेब का बजट 30 रुपए का था, किसी का बजट 70 का था, किसी का 200 का था। तो 200 वाले को तो मजा आएगा, चलो मेरे लायक बोल दिया वाटर सॉल्युबल। अब जो बेचारा 30 रुपए बजट है जिसका, उसके लिए क्या? तो ये सारी बातें गौण है। हमारी परिस्थिति जहां है वहां से कैसे आज चालू हो सही दिशा में, और दूसरा पब्लिक को हम रेसिड्यू फ्री कैसे खिला सके, तीसरा प्रकृति को हम जहर मुक्त और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसा कर सके। हमें केवल हमारा तक सोचना नहीं है, हम जहां हैं उस परिवेश, उस समाज, उस स्थिति का भी सोचना है। और हम जिस खेत में खेती कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों के पास नेक्स्ट क्या देंगे हम। हमारा 10 साल और है, एक सीजन है, 20 साल है किसी के पास, उसके बाद तो बच्चों को करना है, फिर उसके बच्चों को खेती करना है। खेती तो करना ही है, बिना एग्रीकल्चर के तो दुनिया चलने वाली नहीं है। कोविड में सब बंद हुआ, खेती बंद नहीं हुआ, सारे शटर बंद थे, केवल एग्रीकल्चर का शटर खुला था। तो खेती कभी बंद नहीं होगी, ये फिक्स है। अन्नदाता तो बने रहना है। तो हम क्या करें वो आपको 999 नंबर में मिलेगा, और नोट्स बनाएंगे। और एक बार देखा आपने, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, तो कहीं ना कहीं हर बार आपको एक अलग चीज मिलेगी। एक 4-5 बार देख लिया और नोट्स बना लिया ना, तो आपको किसी को पूछने जाने की जरूरत नहीं क्या करना है, खुद से समझ जाओगे। मुझे पपीता लगाना है तो क्या करना है, मुझे केला लगाना है तो क्या करना है, मुझे गन्ना लगाना है तो क्या करना है। और सूत्र एक ही है, 70% पौधे के लिए, 30% हमारे लिए, ये सूत्र है। अब इसको किसी भी फसल में कैसे हम मैच कर लें, वो हमारे खेत की परिस्थिति के हिसाब से हमें देखना है। हर एक की खेत की परिस्थिति अलग अलग हो सकती है, वो हमारे खेत की परिस्थिति हमारे हिसाब से हम कैसे मैच करें, उसी में चौतरफा रिजल्ट मिलने वाला है। हमारा एरिया इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि एक ही खेत में पपाया लगाते ना, उसके अगले साल बाजू के खेत में हम नहीं लगाते क्योंकि वायरस का डर है। वायरस की ज्यादा दिक्कत है, इसलिए बाजू से एक खेत से वायरस का कोई रिलेशन नहीं। वायरस साल में हमने एग्रोस्टार से किया था। एग्रोस्टार करके एक आता है ना सॉफ्टवेयर, तो उन्होंने बोला था कि उसके बाजू में मत लगाओ, नहीं तो वो जो व्हाइट फ्लाई वगैरह रहते हैं ना वायरस, वो दूसरे प्लांट पर जाते हैं जो फ्रेश प्लांट रहता है। कम से कम आधा किलोमीटर की हाँ, डिस्टेंस ऐसा उन्होंने बोला है। 99% सभी की बातें सही हैं। मल्टीनेशनल कंपनी, PhD होल्डर, एग्रोनॉमिस्ट, यूनिवर्सिटियां, 99% बात सही है। 1% अपने से पूछो, आप खुद पूछो, आप शुद्ध किसान हो, आपने कोई डिप्लोमा नहीं किया, 1% अपने से क्वेश्चन निकालो कि मैंने आज यहाँ पर 1 एकड़ में पपीता लगाया, अब 40 किलोमीटर दूर जाकर के मैं 1 एकड़ जमीन खरीदूंगा फिर पपीता लगाऊंगा, ऐसा हो सकता है? और क्या उस 40 किलोमीटर के आसपास किसी ने पपीता नहीं लगाया होगा? मैं मेरे खेत से तो दूर चले गया, लेकिन वहां कोई तो होगा ना जिसने पपीता लगाया होगा, कोई तो होगा ना जिसने कुकुम्बर लगाया होगा, कोई तो होगा ना जिसने भिंडी लगाई होगी। वहां से भी वायरस आ सकता है। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। ये चीज क्या है, बात को ढकने के लिए है। ठीकरा किसके सिर पे फोड़ना, शुद्ध हिंदी में तो ठीकरा किसान के सिर पे फूटता है कि तुमने 1 एकड़ में लगाया, अब तुम यहां से 25 किलोमीटर दूर लगाओ, जो संभव नहीं है। तुम्हारी जमीन तुम्हारे गांव में है, दूसरे के गांव में जाके कैसे लगाओगे? तो दूसरे के गांव में जो पपीता लगाया वो तो आपके गांव में आके लगाएगा, तो फिर क्या फर्क गिरा? तो जो चीज पॉसिबल नहीं है उसको बोलते हैं ठीकरा फोड़ना। तो ये एकदम दुविधा द्वंद्व वाली बातें हैं। ये केवल एग्रोनॉमिस्टों के पास जवाब नहीं है। पपीता वायरल फंगल ये एयरबोर है, हवा में है, ये सत्य है। मैंने क्यों बोला 99% सही है? ये सत्य है कि ये हवा में है,
लेकिन किस प्लांट पे आएंगे किस पे नहीं आएंगे वो प्लांट डिसीजन लेगा। जैसे हम यहाँ 15 लोग बैठे हैं, ठीक है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, 2 दिन से ठंड बढ़ गई है, उसके पहले ठंडी नहीं थी। अब एक तो मौसम परिवर्तन, दूसरा आपने महाराष्ट्र से एमपी का ट्रेवल किया, बीच में 4 दुकानों पर पानी पिया होगा, यहां पर पानी पिया, आपके घर का पानी, उसका पीएच क्या है, उसका टीडीएस क्या है, उसका आपको आपकी बॉडी पर फिक्स इंपैक्ट है। अब आप जो 15 लोग हैं, आपने किसी ढाबे पे पिया, किसी दुकान पे पिया, फिर यहाँ रेवा में आके पिया, फिर वापस जाते समय फिर नई नई जगह पर पियोगे, तो 3 दिन के ट्रेवल में आपकी पर्टिकुलर बॉडी उस पानी को एडजस्ट कर पाई क्या? अभी भोजन और ऑक्सीजन और हवा और वायुमान तो छोड़ दो, एक ही चीज पकड़ते केवल पानी। तो आपकी पर्सनल बॉडी उसको अगर नहीं अपनी बॉडी में उस पानी को एडजस्ट कर पाई तो आपको घर जाने के बाद सर्दी जुकाम होगा, थोड़ा बहुत वायरल आएगा, ये निश्चित है, ये प्रकृति है, ठीक है। इसी तरीके से प्लांट, अब हम 10 लोगों में जिसका रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छा है उसको कुछ नहीं होगा, जिसका मध्यम है उसको थोड़ा सा असर होगा, जिसका वीक है वो घर जाकर के 2 दिन खटिया पकड़ेगा, ये निश्चित समझ लो, और ये नेचुरल है। इसको हम समझे कि यार गलत हो गया तो वो भी अनभिज्ञ वाली बात है। ऐसे ही प्लांट में है कि जिसकी बॉडी रोग प्रतिकारक क्षमता रखती है, उसकी बॉडी में हवा में फंगस हो, वायरल हो, कुछ भी हो, उसको कुछ होता नहीं। जिसकी बॉडी रोग प्रतिकारक क्षमता नहीं रखती है, वो जनरल मौसम परिवर्तन होने से भी डिसीज उस प्लांट में आती है। तो हम जहां हैं, जिस खेत में हैं, जिस गांव में हैं, जिस घर में हैं, वहां पर हम जो प्लांट लगा रहे हैं उसकी बॉडी का डेवलपमेंट कैसे करना है, रोग प्रतिकारक क्षमता बनी हुई ज्यादा से ज्यादा कैसी रहे। तो फिर वहीं से हम जहां से चालू हुए वहीं पहुंचेंगे कि फोटोसिंथेसिस हर पत्ती पर कैसे हो, हर जड़ कैसे पर डे न्यूट्रिशन अपटेक करे, पौधा हेल्दी कैसे रहेगा, हर पत्ती पर धूप आए और हर रूट उसकी कचरा मल्चिंग में रहे ताकि पर डे फोटोसिंथेसिस होती रहे। तो आप एक ही खेत में 10 साल तक करो। हिंदुस्तान का मैं पहला आदमी हूं जो कहता है केला एक बार लगाओ, 100 साल तक आपके खेत में केला पकाएंगे, कभी दूसरा पौधा खरीदने की आवश्यकता नहीं। गन्ना खेत में एक बार लगाओ, 100 साल तक गन्ना पकाएंगे, कभी कल्टीवेशन करके गन्ना बदलना नहीं। कब संभव है? जब हम उसके लिए पर्टिकुलर वातावरण दें तो हमें जो चाहिए वो मिलेगा। तो सारी बातें यूनिवर्सिटियों की एक पहलू तक ठीक है, लेकिन दूसरा पहलू इतना गलत है कि उनको भी नहीं जानकारी वो बोल क्या रहे हैं। आपको बोल दिया 25 किलोमीटर दूर होना, अभी वहां 25 किलोमीटर पे जिसने लगाया वो कहां जाएगा 25 किलोमीटर और यहाँ खेत बेचकर वहां कैसे जाएंगे लेने के लिए? तो वो उनको भी जानकारी नहीं है कि हम बताए क्या, क्योंकि जवाब नहीं है कि वायरस नहीं आएगा, इसका जवाब क्या, तो जवाब नहीं है, तो कुछ सवाल छोड़ने पड़ते हैं, ये हकीकत। भैया एक प्रॉब्लम ऐसे है कि जो हम लेते हैं पौधे बोले तो वान ज्यादा आता है, तो हम घर पे बना सकते हैं क्या? हाँ, 100% घर पे बना सकते हैं। हाँ, कुछ प्लांट ऐसा है जो हम नर्सरी से लेके आते हैं, कुछ वैसे जैसे आपने बोला है कि इनबिल्ट ही अच्छे रहते हैं। यस यस। और कुछ ऐसे रहते हैं कि उसको फल ही नहीं आते हैं। यस। और कुछ पहले से ही इतने कमजोर रहते हैं कि पीले पड़ जाते हैं। उसकी मैं आपको रेसिपी बतलाता हूँ। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और पूरे भारत में भी जाना चाहिए ये प्रश्न। हाँ, पपीता को लेकर के बहुत सारे कंट्रोवर्सी है। क्यों? क्योंकि पपीता एक जैसा नहीं है, ऑड इवन है, गड़बड़ है उसके साथ। गड़बड़ क्या है? किसी पौधे में फल जो लगा, किसी पौधे में फल जो लगा, उस फल में ये उसकी एक डेट रहती है, वहां से फल बनता है और ये लास्ट में मुंह रहता है। ठीक है, पपीता को मैंने जो समझा है वो बतला रहा हूं, बाकी रियलिटी कुछ अलग भी हो सकती है। मैंने जो समझा है, तो फल में बीज आते हैं। एक कंपनी बीज कहां से लाएगी? वो भी तो एक R&D प्लांट लगाएगी, वहीं से बीज कलेक्ट करेगी। एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड जगह रहेगी, वहां पर प्लांट लगाएगी, वहां से बीज कलेक्ट करेगी। और हम किसानों का इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन यहां भी तो पौधा ही लग रहा है, उसी में फल आ रहा है। तो इसकी बीज निकालने की रेसिपी क्या है? जो फल है, फल का साइज आपका 9 इंच का है, ऐसा आता है फल। इसमें बीच में से आधा काट के फेंकना पड़ता है।
अब उस फल में अंदर दाने हैं, ठीक है, कोई 1 किलो का फल है, कोई 1.25 किलो का है, कोई 1.5 किलो का है, कोई 5 किलो का है। ठंडी है, फल बढ़ते जाएगा, पट्टे पे आएगा नहीं। गर्मी है, फल नहीं बढ़ेगा, छोटे फल में पत्ते पे आ जाएगा। इसका मतलब गर्मी में जो अंदर दाना है वो जल्दी मेच्योर्ड हो गया, ठंड में जो अंदर दाना है उसका छिलका और मोटा है, वो जल्दी मेच्योर्ड होगा नहीं। तो बीज कैसे कलेक्ट करते हैं? जो फल है उसमें आधा कट करके नीचे का फेंकना पड़ता है, क्योंकि जो नसें हैं वो नीचे तक जाती नहीं। तो ये जो बीज है ये कच्चे हैं, ऊपर के जो बीज हैं ये पक्के हैं। अब आपने एक फल में से 50 ग्राम बीज निकला उदाहरण के लिए, तो उसको सुखाना है छांव में। कंपनियां भी ऐसे ही करती, छांव में सुखाना है, उसका कलेक्शन करना है, उसको प्लांटेशन करने के लिए वो रेडी है। अब आपने एक तो पौधे से फल लिया, एक आपने रेडीमेड कंपनी से फल लिया, बीज लिया। जब उसका हम सीडलिंग करेंगे तो क्या करेंगे? पपीता का जो छिलका है वो कड़क है, वो जर्मिनेट होने में समय लेता है। उसकी एक रेसिपी है सीडलिंग करने की, कि आपको कुनकुना पानी, जिस पानी से हम नहा ले, हमारी चमड़ी जले ना और हमें गर्माहट मिले, कुनकुना पानी लिया, उसमें सीड डाल दिया। सीड निकालने की रेसिपी समझी? हम घर पे जो पपीता है उसका भी प्लांटेशन कर सकते हैं बिना बीज खरीदे, और बीज खरीद के भी कर सकते हैं। दोनों रेसिपी, दोनों को करना क्या है? कुनकुने पानी में डाला, 12 से 24 घंटे के लिए छोड़ दिया। ठंडी है तो 24 घंटे, गर्मी है तो 12 घंटे के लिए छोड़ दिया। अब उसमें कुछ बीज ऊपर तैरेंगे, कुछ डूब जाएंगे। तो डूबे कौन से? जिसमें गुदा है, जिसमें जीवंतता मैच्योरिटी पर आ गई है, जिसका छिलका मैच्योर्ड हो गया है, वो डूब गया, वजनदार हो गया, भारी हो गया, उसमें हवा नहीं है। जो ऊपर तैर रहा है उसमें हवा है, उसमें अनमेच्योरिटी है, उसमें बचपना है। अब अगर मैं बात करूं 786 10 ग्राम की पाउच आज की तारीख में 3800 रुपए की है, कंपनी की 3800, और वो एक पाउच में 750 से 800 दाने आते हैं। अब 3800 भागित 750 तो 5 रुपए 6 पैसे का तो एक दाना है। ये रियलिटी में बता रहा हूं। आपकी नर्सरी है, आप क्या करोगे? ऊपर 20% तैर रहा है, 80% नीचे डूबा है, किसी में 30% तैर रहा है, 70% डूबा है, और आप नोनियो का जो सीड है उस पाउच में पढ़ोगे 65% ओनली जर्मिनेशन लिखा हुआ आता है, 65%। तो ये मान लो 35% फेंकना है, नहीं फेंकोगे, उसने तो जर्मिनेशन ही लिखा है, 65 ही होगा। अब जर्मिनेशन के बाद कौन सा अनकॉन्शियस है, कौन सा कॉन्शियस है, ये हमको पता नहीं। पता किसने किया? जो ऊपर तैर रहा है। तो ऐसी कोई सी भारत की नर्सरी नहीं है जो उस 5 रुपए के बीज को 10 रुपए का बना करके आपको पौधा दे। क्योंकि हम जब पौधा खरीदते हैं, एक्स कंपनी 12 रुपए में दे रही, तेरा 13 रुपए वाला क्यों खरीदूं? हम भाव करते हैं ना भाई, फलाना 10 रुपए में दे रहा है, तुम 15 रुपए का दे रहे हो, तुम्हारा क्यों खरीदूं? मैं 10 रुपए वाला लूंगा। अब वो 10 रुपए वाले ने कैसे देना 10 रुपए में? जब बीज का अगर वो ऊपर का फेंक दे और बाकी को जर्मिनेट कराए, उसका जर्मिनेशन का परसेंट 65 है, तो 80% बीज का 65% जर्मिनेशन। तो एटलीस्ट क्या हुआ? 10 रुपए का बीज हो गया ना। अब थैली, मीडिया, लेबर, 60 दिन की आपकी वहां की कॉस्टिंग, उसके बाद उधार लेने वाले आ जाएंगे, फिर चूहा काटने वाला आ जाएगा। सही पपीता का बीज चाहिए तो कम से कम 20 से 25 रुपए का पौधा नर्सरी वाले को मिलता है। तो भारत में कोई नर्सरी वाला ऐसा नहीं है जो इस तरीके से आपको दे। तो ये छोड़ दो, नोन्यू खुद कंपनी की नर्सरी से आप लोगे तो भी आपको मिक्सिंग मिलेगा, क्योंकि ऊपर का तैरता हुआ बीज कोई फेंकता नहीं। एक बार अब हम खुद तैयार करें तो ये रेसिपी, ऊपर से तैरने वाला फेंक दो, नीचे जो बैठेगा उसका जर्मिनेशन कराओ, तो यूनिफॉर्मिलिटी के फल मिलेंगे। सिक्के का दूसरा पहलू, हमने जो पपीता खाया, आधा ऊपर से जो है उसके फल, उसके दानों को इसी तरीके से करो, उसका सीडलिंग तैयार करो। उसके सीडलिंग में एक एक जगह पर 3-3 पौधे लगाना है। जो डूब गया उसका सीडलिंग तैयार करो, क्योंकि जो कंपनी तैयार करती है वो केवल मादा देती है,
हमने जो मार्केट से खा करके उसका सीडलिंग तैयार किया उसमें नर और मादा दोनों रहेंगे, तो नर फल नहीं देगा, मादा देगा। हम घर पे कैसे तैयार करें, अब उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो एक ही जगह 1 पौधा, 2 पौधा, 3 पौधा, 1 स्क्वायर फीट के अंदर 3 पौधे लगाओ। जब वो बड़े होंगे, तीनों को बड़े होने दो, 90 दिन में उससे फूल दिखेगा कि ये नर है या मादा है। 90 दिन में उसकी चोंच पर फूल दिखेगा। तो अगर नर है तो पूरे प्लॉट में 5-10 नर रखना है, बाकी सारी मादाएं रखना है। तो आप 90 दिन के बाद ये 3 खड़े हैं, 2 को काट दो, 1 खड़ा रहेगा। बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं। जो पपीता सबसे टेस्टी लगे मार्केट में जाओ, घर वालों को खिलाओ, उसका सीडलिंग तैयार करो, तो आपकी 100% रेसिपी रहेगी और उस प्लॉट में यूनिफॉर्मिलिटी रहेगी। हम पहले ऐसा ही करते थे। ये हमने प्लाट तैयार किया, इसलिए मैं डीपली बतला पा रहा हूं। और कुछ विशेष प्रश्न हो तो बात कीजिए, क्योंकि अब 11:15 11:30 हो गए, मुझे निकलना पड़ेगा। बाकी सिंह साहब रहेंगे आपके साथ में। नहीं, उनका नियोजन रहेगा टोटल। वो तो बीएफएस आपको मिलेगा। खाद कितना देना सर 365 दिन का रेसिपी आएगा। उसका कारण है, अभी मैं कुछ भी बोलूंगा तो भैया का बजट अगर 40 रुपए पौधे का है तो उनको ऐसा लगेगा कि बलराम कम बता रहा है। आपका बजट 20 रुपए पौधे का है तो अब मैंने 40 का बता दिया तो आपको लगेगा बलराम भाई ज्यादा खाद डलवाते हैं। तो जो फॉर्म भरेंगे ना उसमें पूछेंगे आपका बजट क्या है, उस हिसाब से आएगा। आपकी जमीन कैसी है उस हिसाब से आएगा। अभी किसी ने जून में पौधा लगाया, किसी ने अप्रैल में लगाया, किसी ने अक्टूबर में लगाया, तो महीना बदला तो फर्टिगेशन बदल जाएगा। सही टाइम कौन सा है फिर लगाने का? पपीता का पपीता लगाने 365 दिन। अगर आपको समझ आ गई और समझ नहीं है कैसे लगाना है तो 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक उसमें सेट करा सकते हो आप। और एक बार पपीता की नस पकड़ ली हमें कि ये चलता कैसे है, इसको चाहिए क्या, तो 365 दिन कभी भी लगा लो। ठीक है। और कोरोडो के बारे में एक क्वेश्चन पूछना था, तुअर के बारे में। तो उसमें हमारे यहाँ मर रोग ज्यादा आता है। तुअर के झाड़ पूरे सूख रहे हैं, 50% जमीन वैसी है, 50% से ऊपर 75-80%। मतलब उसके बारे में कुछ आपने ऐसा सोचा है, कुछ देखा है ऐसा कुछ आपके? एक्चुअली मैं अभी 4-5 फसलों के अलावा ज्यादा डीपली जा नहीं पा रहा हूँ। हाँ। लेकिन मर रोग के कुछ 2-3 कारण होते हैं। हाँ। एक ज्यादा बढ़ता है सॉइल बॉर्न डिजीज से, जहां रिपीट होता है। वही बात जो मैंने शुरुआत में बोली थी, वापस बोलूंगा कि तुअर क्या खींच रहा है, हम वो डाल नहीं पाए, तो वहां पर सॉइल बॉर्न डिसीज आ जाएगी। उसको तुरंत क्लीन करने के लिए क्या चाहिए, आप उस जमीन का लैब टेस्ट कराइए, उसमें पीएच क्या है, उसका कार्बन % क्या है, ये 2 चीजें केवल निकाल कर मुझे भेजिए। स्वस्थ फसलें चाहिए तो हमें कार्बन % 1 के ऊपर चाहिए, पॉइंट में नहीं चाहिए, 1 के अंदर नहीं चाहिए, 1 के ऊपर चाहिए। पीएच हमें चाहिए 6.5 से 7.5 के बीच में, एटलीस्ट 7 भी रहा तो बढ़िया। कार्बन और पीएच, ये 2 चीज। अब आपका जो पानी उपयोग कर रहे हो उसका पीएच और टीडीएस क्या है, ये 2 चीज देख लीजिए। तो पीएच उसका भी 7 होना चाहिए। और पानी तो करोड़ों का ऊपर का ही है हमारा, वो हम देते नहीं उसको पानी। अच्छा, जो मतलब बारिश आती है बारिश वही है, उसके ऊपर ही डिपेंड है वो। उसके ऊपर ही डिपेंड है। हाँ। वो तो फिर शुद्ध है, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। कोई ये नहीं। ये 2 चीज जांच कराओ। तीसरा, अभी तुरंत जो मर रोग आ रहा है उसमें बोर्डो मिश्रण का ड्रेंचिंग करो। बोर्डो मिश्रण, चूना और नीलात होता 10-10 लीटर में 1-1 किलो डालना है, अलग घोलना है। फिर 200 लीटर में एक साथ उसको डालना है, एक लकड़ी से हिलाना है। ये जो पेस्ट बनेगा ये बोर्डो मिश्रण है। और जो तुअर है उसको डायरेक्ट ड्रेंच करना है, ड्रेंच डायरेक्ट करना है। कौन से महीने में ड्रेंच करना है? जैसे तुअर तो हम जून जुलाई में लगाते हैं ना, हाँ। तो ड्रेंचिंग कब करना है? जब आपकी डिसीज आ रही है, आपको लगता है इस महीने में दिक्कत आती है, उसके 15 दिन पहले से ड्रेंचिंग चालू करो। हाँ, 1-2 झाड़ दिखा वैसे शुरुआत होगी जब से चालू करो। आपको ये तो पता होगा ना किस महीने में दिखना चालू होता है, उसके 15 दिन पहले से ड्रेंचिंग कर दो। ओके। साथ में वीएम स्प्रे करो हर 15 दिन में। मिट्टी और वाइसेनोमेटा का 24 से 36 घंटे का घोल पूरे प्लांट को नहलाओ हर 15 दिन में। तो न्यूट्रिशन जो उसको कम पड़ रहे होंगे, सारे मिट्टी के न्यूट्रिशन ऑटोमेटिक उसको फिलअप होंगे। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं ये डिसीज नहीं रहेगी।
तो ठीक हो सकता है। हमारे इसमें दो ही प्रॉब्लम आ रहे हैं कोरोडो में। सोयाबीन में हम लोगों को चक्री भूंगा, वो मेन दिक्कत है, और तुअर में ये दिक्कत है, बाकी तो नहीं है। दो डिजीज मेन है हमारे लिए। दोनों का मुझे वो भेजो, और हाँ, दोनों हाँ। में ये चीज आप अप्लाई करके ये देख सकते ये हो। इसके ऊपर आप स्टडी करेंगे तो हमारे यहाँ की मैं कर नहीं पाऊंगा स्टडी, उसका कारण है कि मैं अभी ये दो बातें मेरी जाएगी ना तो कई सारे तुअर वाले फोन आना चालू हो जाएंगे, वो हमारा स्टाफ हैंग हो जाएगा, तो उनको पता नहीं तुअर का क्या करना है। अभी हम जा रहे हैं केला, पपीता, गन्ना, बैम्बू और कॉटन, 5 फसलों में। तो जिसको पकड़ा है उसको स्टार्ट टू एंड पकड़ते हैं हम, बीच में आधा अधूरा नहीं करते। जैसे केले में हम बात करेंगे तो पौधा, गाइडलाइन, मार्केट, स्टार्ट टू एंड पूरी साइकिल, कहीं एरर नहीं। गन्ना पकड़ा, पौधा, गाइडलाइन, मार्केट, पपीता पकड़ा, पौधा, गाइडलाइन, मार्केट। तो इस शुरुआत से अंत तक की पूरी चेन बनाएंगे ना तो आपको भी मजा आएगा। बराबर, नहीं, सही सही। ठीक है। आज आपका मतलब कंपनी का रहता है या फिर बाहर से? हमारे पास कोई खाद नहीं है, केवल गाइडलाइन है। पौधा चाहो तो आप रेवा का ले सकते हो, नहीं चाहो तो आपकी मर्जी। वरना भाई आपने जो बताया बॉटम वाली 5 रुपए की बनाना की, तो इस साल से है कि कैसे स्टार्ट? इस साल हमने बड़वानी मध्य प्रदेश में चालू कर दिया है बॉटम रेट 5 रुपए, जो हमसे 100% जुड़ के चल रहे हैं। अच्छा। अगले सत्र में हम महाराष्ट्र में आने वाले हैं। ठीक है। अभी महाराष्ट्र में हम आपको हमारे से जो जुड़े हुए व्यापारी हैं उनसे संपर्क कराएंगे, लेकिन आप अगर 100 हमारा पौधा ले रहे हो, 100 हमें फॉलो कर रहे हो, तो फिर हम आपके साथ है ही ना, मरने थोड़ी देंगे, साथ में जिंदा रहेंगे। पौधा कितने का आता है? सारा बताएंगे, सिंह साहब आपके साथ है, विजिट भी कराएंगे। ओके ओके, धन्यवाद, Thanks. थैंक यू।